तो खालिद भाई, सबसे पहले इलाहाबाद क्योंकि बड़ा इंटरेस्टिंग हिस्टोरिकल और एक ऐसी स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे है कि तारीख में उसकी हमेशा से बहुत इंपॉर्टेंस रही है, और हमारे पास वक्त इतना नहीं है कि हम अक्षत भाई, सलाम आपको, बहुत बहुत हेलो कह रहे हैं अक्षत भाई। तो हम शुरू करते हैं कि ये ब्रिटिश कनेक्शन इलाहाबाद का किस दौर से शुरू हुआ। एक्चुअली ब्रिटिश कनेक्शन तो ये है कि जो जी बक्सर की लड़ाई हुई है, एक्चुअली ये 17 सेंचुरी के 1750 1760 के आस से ये लोग कोशिश कर रहे थे कि हमको इलाहाबाद का एरिया जो है और ये जो यहाँ हम्म का फोर्ट है स्पेशली, हम्म इस पे इनकी निगाह थी। और एक अरसे से ये कोशिश कर रहे थे किसी न किसी बहाने से आने की, हम्म और ये हमको ये हिस्सा मिल जाए, क्योंकि इसमें इनकी लालच ये थी। ये हम्म, मुगल जब वीक हो गए 1760 के आसपास, तो ये बिल्कुल। फोर्ट अभी ने अवध के पास चला गया, हम्म। सूबा ऑफ इलाहाबाद भी उनके पास चला गया। तो फिर इनको लगा कि ये हमारे अपॉर्चुनिटी है, और अवध के नवाब को किसी तरह अगर डिच कर सके तो ये हिस्सा हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि ये बहुत स्ट्रेटेजिक जगह थी। आप देखिए कि अकबर ने बिल्कुल इतना बड़ा बिल्कुल। किला हिंदुस्तान में कहीं नहीं बनाया। मतलब बहुत कम लोगों को पता है कि हिंदुस्तान में इतना बड़ा फोर्ट कहीं पर नहीं। इवन लाहौर, दिल्ली, और वो आगरा, डेनियल्स की बड़ी ग्वालियर, खूबसूरत सी सबसे बड़ा पेंट। फोर्ट है। बिल्कुल मतलब 200 बिल्कुल। और वो 277 चालीस, रहने की जगह है इसके जी अंदर। जी, और 40 सुतून की एक बड़ी 277 खूबसूरत महल। सी डेनियल की पेंटिंग भी है, अभी भी मिलती है वो विकिपीडिया पे, इंटरनेट पे, ब्रिटिश लाइब्रेरी पे, जो चहल सुतून। हाँ, चहल जी जी। सुतून तो इन्होंने उस वक्त तोड़ दिया था। तो 1764 हम्म, में जब ये बक्सर वाली लड़ाई फाइनली हुई है, तो उसके बाद इनको लगा कि हाँ, बिल्कुल। हमारे लिए डिक्टेट करना आसान हो जाएगा। तो शाह आलम, जो कि उसको ये शुजाउद्दौला में इसी इलाहाबाद के किले में जो है, अगस्त के महीने में जो हम्म ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुई, हम्म, जी। जिसमें ये हुआ है कि हाँ साहब अब, तो उसमें यह तय हुआ कि जो दीवानी है अपनी बिहार हम्म, की, जिसमें उड़ीसा भी आता था, जी जी। और अपने बंगाल की दीवानी, हम्म बिहार, उड़ीसा और बंगाल, ये हम्म सारी की सारी हम इनको दे देते हैं, हम्म ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देते हैं। पहले ये मुगल हम्म, ऑफिशियल्स थे, उनके पास थी, तो ये उनको दे दी गई। और हम्म, इलाहाबाद का सूबा जी। जो हम्म शुजाउद्दौला के पास था, वो हम्म सूबा शाह आलम को अपने खर्च के लिए दे हम्म दिया। उससे कहा गया कि आप इलाहाबाद में रहें। फोर्ट फिर भी अंग्रेजों हम्म ने पहले ही उसमें घुस हम्म। गए और बोले कि हम यहाँ रहेंगे हिफाजत के लिए, ताकि कोई आपके ऊपर हमला तो करता है, मराठी तो उस करते हैं, तो वक्त एट हम दैट अवध टाइम की वेयर शाह हिफाजत आलम के वाज लिए लिविंग, आपके ही पास वाज आल्सो लिविंग इन द फोर्ट, और ही वाज लिविंग थे। समवेयर एल्स। Shah Alam, no, no, no. Shah हाँ, Alam he could entered the not live. fort, but he could not live inside. He was asked to live inside Khusro Bagh. हम्म, Khusro Bagh is a place near the ओके ओके। railway station, जी जी जहाँ जी पर खुसरो जी का जी जी जी। कब्र बनी हुई है। आप जानते ही होंगे, बिल्कुल बिल्कुल। शाहजहां का बड़ा भाई खुसरो। तो खुसरो बाग हम्म के अंदर ये रहे 1771 तक, वहीं रहे, आते जाते रहे पास के जिलों में। फोर्ट में इनको रहने नहीं दिया उन्होंने एक्चुअली। कुछ लोगों की गलत फहमी है कि शाह आलम फोर्ट में रहते फोर्ट थे। में ब्रिटिश थे। फोर्ट में रहे नहीं। फोर्ट में यही आते जाते रहे, कभी कभार घूमने जा रहे हैं दरिया के। फोर्ट में गैरिसन थी और खैर, फौजी हमारे एक ठहरते और थे। बड़े अच्छे दोस्त ने ज्वाइन किया है, फैसल भाई ने, अलीगढ़ से। तो खालिद भाई, एक उसके बाद फिर मराठे शाह आलम को लेके चले गए, आफ्टर द कॉल ऑफ मराठास ही सीक द हेल्प फ्रॉम मराठास, और इस तरह से फिर हाँ, ये ये इलाहाबाद जो है नवाब अवध के पास आ गया। नहीं, ये शाह आलम के पास रहा। जब मराठों से जब आलम ने अपनी एक एग्रीमेंट कर लिया कि हमको दोबारा आप दिला दीजिए अवध, इलाहाबाद का इलाका और इस तरह का करना, तो उसके बाद अंग्रेज फिर नाराज हो गए। फिर उन्होंने शाह आलम से ये चीजें काड़ा। सब छीन ली। इसमें दो तीन जिले थे, कड़ा, जी। एक कोड़ा, कड़ा, कोड़ा जी जी। और इलाहाबाद, ये तीनों जो थी इसमें आती थी। एक्चुअली इलाहाबाद को इलाहाबाद अकबर से जी जी। पहले अपने जमाने में जो कड़ा जो है हमारे यहाँ एक 60 किलोमीटर पे इलाहाबाद से वेस्ट में चलेंगे ना, कड़ा तो मानिकपुर एक के नाम बहुत से, जी। पुरानी आबादी है जो कड़ा मानिकपुर के नाम से मशहूर है। तो वो अपने जमाने, हाँ, कड़ा मानिकपुर, तो वो एक्चुअली गवर्नरेट था। वो सूबे का सदर मकाम था। और कड़ा मानिकपुर अहद सल्तनत से, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक के जमाने से ये सूबेदारी थी।
पूरा सूबा ओके। जो था वो कड़ा मणिपुर कहलाता था। फिर अकबर ने, क्योंकि यहाँ पे पठान लोग बहुत ज्यादा थे और मुगलों और पठानों में हमेशा एक चश्मक चलती, तो कड़े के अहमियत को कम करने के लिए उन्होंने तो डिफीट किया, और ये इलाहाबाद स्ट्रेटजिक में आके लोकेशन। उन्होंने देखा कि गंगा जमुना के कॉन्फ्लुएंस पर एक बड़ी बहुत स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, तो यहाँ उन्होंने किला कायम किया और तो कड़े पे कड़ा एक उन्होंने फिर सेपरेट एक सरकार हो सरकार गई। बनाई। तो सूबा इलाहाबाद, सरकार कड़ा, थैंक यू महेंद्र भाई। सरकार बन गया था। तो कोड़ा, कड़ा, इटावा, ये सब थैंक यू ये महेंद्र सब भाई सरकार। फॉर योर काइंड फीडबैक। खालिद भाई, तो फिर इस तरह से ये जो ब्रिटिश कनेक्शन था, तो ये आगे जाके फिर ये सीडेड टेरिटरीज में चला गया। इस पे कुछ थोड़ा सा आगे बताएं कि कैसे ये सीडेड टेरिटरीज इनके पास आ गई। फिर ये तो बहुत बड़ा इलाका था जो सब चला गया था फिर अवध से ब्रिटिश ऑक्यूपेशन में। हाँ, इसमें इसमें जितने भी जी सूबे जी। थे ना अपने, ये जो नवाबीन अवध के पास, क्योंकि ये इन लोगों ने कहा कि आप 25 लाख रुपए सालाना हमको देंगे। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद में तय हुआ था कि नवाब अवध हमें अपने खर्चों के लिए, जो हम फोर्सेस मेंटेन करेंगे इनके लिए, जी उसके लिए हमको ये जी। 25 से 20 लाख रुपए सालाना दिया करेंगे। हम्म, तो शुजाउद्दौला जब खत्म हुआ तो 50 आसिफुद्दौला लाख आए, तो उस जी वक्त जी। इन्होंने रकम बढ़ा के कर दी 50 लाख रुपए हम्म, सालाना। हम्म, हम्म, 50 लाख। तो आसिफुद्दौला गए तो हम्म, फिर एक जमाने में कंटेंशन हम्म, चलता रहा कि उनके उनका जो सक्सेसर हम्म, कौन होगा। फिर उनकी जगह सआदत अली खान आ गए। हम्म, तो सआदत अली खान के हम्म, जमाने में ये 76 लाख रुपए हो ठीक गई, ठीक ठीक। और सारे एरियर्स में हम्म, चल रहे, पेमेंट कुछ नहीं किए नवाबी ने, अवध में पेमेंट इन्होंने की। हम्म, तो उसके एवज में जब हद हो गई, हम्म, तो फिर इन्होंने, प्रेसिडेंट ने हम्म, प्रेशर डाला कि भाई अब आप एरियर्स बहुत ज्यादा हो गए हैं, इसका कुछ ना कुछ इंतजाम करें। तो उन्होंने कहा कि आप जो है इलाहाबाद का जो किला है वो ले लें। तो 1798 में ये किला हाँ उन्होंने एरियर्स के अगेंस्ट में दिया, और फिर 1801 में पूरी वेलेस्ली को इन्होंने हम्म, पूरा जो प्रोविंस है ये जी वाला, जी। इस साइड का जो था ना, जिसको आगरा प्रोविंस आप कहते हैं एक तरह से, जिसमें अपना इलाका भी था, और साथ में रोहिलखंड की शाहजहांपुर, भी अपना सारी टेरिटरीज गोरखपुर भी थी, था, और रोहिलखंड की इलाहाबाद भी भी सारी था, टेरिटरीज थी, फतेहपुर था, अलीगढ़ भी कानपुर था। शामिल था उसके अंदर। इस तरह से सीधी टेरिटरीज बहुत बड़ा रोहिलखंड, इलाका था। रोहिलखंड भी, आ, अलीगढ़ भी उसमें शामिल था। हाँ, शाहजहांपुर भी। तो ये सीडेड हो गए। तो कॉन्कर्ड और सीडेड प्रोविंसेस ये कॉन्कर्ड प्रोविंसेस और सीडेड प्रोविंसेस, इनको मिला के इन्होंने नॉर्थ वेस्ट इन्होंने प्रोविंस 1834 में एक प्रोविंस बनाया। इलाहाबाद बनाया। तो हाँ, ये उसका बड़ी मतलब कैपिटल बहुत सारे इन्होंने लोग इलाहाबाद आज को के बनाया जमाने में नहीं जानते हैं कि 1834 में। इलाहाबाद इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन एक हाँ वक्त में इलाहाबाद इस पूरी टेरिटरी का कैपिटल भी रहा है जो नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस थी, यूनाइटेड प्रोविंस बनने से पहले। अप टू 1900 और नॉर्थ 1897 वेस्ट तक नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस रही हैं मेरे ख्याल पहले, से। यानी सिर्फ उसमें ये नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस रही। अब उसकी सूरत बदलती रही, पहले 1834 में कैपिटल बना, लेकिन एक साल बाद इन्होंने इसको फिर आगरा रिवर्ट कर दिया। हाई कोर्ट भी वापस दिया करके नहीं, सब वही रहेगा। फिर 1858 में, 1857 में जब गदर हुई उसके बाद, अभी आप जिक्र करेंगे, 1858 में फिर हाँ। लॉर्ड कैनिंग ने आके यहाँ पर डिक्लेरेशन पढ़ा है क्वीन विक्टोरिया का, जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी से इसका हुकूमत, मतलब इसका इंतजाम लेके इसको डायरेक्ट क्राउन के अंडर में कर दिया गया। तो फिर शायद क्वीन विक्टोरिया यहाँ की एम्प्रेस ऑफ इंडिया हो गई, और ईस्ट इंडिया कंपनी का जो काम था वहां से खत्म हो गया। तो 1858 में वो भी यहीं पर पढ़ा गया है, तो और ये एक ये रोज के बड़े लिए बड़े बड़े इलाहाबाद बड़ी इंडिया का मतलब कैपिटल हुआ है, रेयर पूरे इंफॉर्मेशन है खालिद पूरे भाई। मैं मुल्क बताना का। चाहूंगा कि डॉक्टर मिर्जा हसन भी एक साहब हमारे बहुत सीनियर पेशे से डॉक्टर, जिनकी टॉक पहले हुई थी, उन्होंने भी अभी ज्वाइन किया माशाल्लाह स्कॉटलैंड से आपकी टॉक सुनने के लिए, जिनकी 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 हमने कुछ दिन पहले टॉक कराई थी। सलाम अर्ज जी जी करते जी हैं, जी। आदाब अर्ज करते हैं मिर्जा अस्सलाम हसन बेग वालेकुम। साहब को। तो खालिद भाई, अब हम आते हैं और इस पे परगना परगना चैल पे और म्यूटिनी पे। बेसिकली खास बात ये है कि जो म्यूटिनी या फर्स्ट वॉर इंडिपेंडेंस, बिकॉज मई का महीना चल रहा है और नॉर्थ इंडिया में ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट था जिसने तमाम जगहों को उथल पुथल कर दिया, और पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक आज़ादी की लड़ाई जिस तरह से लड़ी गई। तो उसमें बड़ी शहरों के तो बहुत अकाउंट्स हैं, लेकिन ये इलाहाबाद का या छोटे शहरों का, बरेली का क्या हुआ, इस पे बहुत कम जिक्र होता है, लेकिन मतलब रेयर आर्काइव्स में है। जी 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 जी। हाँ 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 हाँ। जी अब चूंकि ये प्रोमिनेंट टाउन थे, बड़े टाउन जी थे, यहाँ हंगामे ज्यादा हुए, अंग्रेजों ने तवज्जो ज्यादा दी, तो ये जी इलाहाबाद जी। का तो बहुत ज्यादा हम्म। जिक्र आता है। प्रोमिनेंट था भी, यहाँ काम भी बहुत बड़ा हुआ। आप हाँ, क्या है आपका, मैं मैं वैसे मैं सवाल ये आपका वो पूछ रहा था कि म्यूटिनी ब्लिंक की हो कुछ गया एक झलकियां, मिनट के लिए, तो इलाहाबाद आपका का उस सवाल नहीं दौर में सुन क्या पाया। रोल था और कैसे वहां पे म्यूटिनी का माहौल बना और किस किसने लीड किया, हाउ इट केम अप।
इलाहाबाद में था ये कि जो सीक्रेट सोसाइटी थी, जो लोग इसको 1850 और 51 मतलब आप समझे 1855 से ये खुफिया तहरीक चल रही थी कि अंग्रेज धीरे धीरे अपने पांव पसार रहे हैं और इनके जो एक्सपेंशन को रोकने के लिए हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो इसमें बहुत से पुराने ऐसे लोग थे जो ताल्लुकदार थे, जिनकी जमीनें छीन गई थी, जिसमें बनारस साइड के भी लोग थे, मिर्जापुर के भी लोग थे, आपके प्रतापगढ़ के लोग थे, इलाहाबाद के लोग थे। प्लस इन्होंने जो रेवेन्यू सेटलमेंट किए थे उससे बहुत से लोग नाराज थे, वो लोग थे। और पुराने चीफ जो थे, ठाकुर लोग थे बहुत तादाद में, वो लोग, तो ये सब शामिल थे। और उसमें कुछ जियाले लोग भी थे जो चाहते थे कि अपने कौम के लिए, अपने मुल्क के लिए ये इन बाहरी लोगों को हमें निकालना है, तो वो सब इनके साथ शामिल थे। तो ये सोसाइटी काम कर रही थी। इसमें इलाहाबाद में जो साहब थे वो मौलाना लियाकत अली साहब नाम के थे, जो परगना चायल में एक मौजा है, गांव है महगांव, वहां से बिलोंग करते थे और आलिम दीन थे और बहुत मुत्तकी परहेजगार आदमी थे, उनकी एक रिस्पेक्ट थी। तो उनको ये, वो भी इस पूरे रीजन को कवर कर रहे थे और यहाँ से लेके मिर्जापुर तक उनको ये मुहिम दी गई थी, ये जिम्मेदारी उनको दी गई थी कि वो अपने इस मैसेज को वहां तक पहुंचाएं कि हमको कैसे ये ऑर्गेनाइज करना है और कैसे स्टेप बाय स्टेप हम इसको आगे बढ़ाएंगे यूनिटली को। तो ये तय था कि इलाहाबाद के होने के बाद बनारस पर पहले हमला होगा और उसके बाद मिर्जापुर को टेक ओवर करेंगे और फिर हम पटना तक जाएंगे। लेकिन हुआ यूं कि वो प्रोविडेंस के पास कुदरत को कुछ और मंजूर था। वो इलाहाबाद का जो किला था, जब ये जून के महीने में ये शुरुआत हुई 6 जून को, और पहले ये मेवाती के गांव में तय हुआ कि भाई हम लोग फला मकाम पर फला तारीख को फला बजे इतने बजे हम लोग बगावत शुरू करेंगे। ये बात हो गई और उसके जब 2 दिन यहाँ पर अंग्रेजों की पूरी अथॉरिटी को हम लोग खत्म कर देंगे, तो मौलाना साहब आके टेक ओवर करेंगे और बादशाह हिंदुस्तान से वो मुरासलत करेंगे, बातचीत करेंगे और उसके बाद हम लोग तय करेंगे आगे कोर्स ऑफ एक्शन क्या हो। तो हुआ वही 6 तारीख की रात से ये शुरुआत हुई। पहले मालूम हुआ कि बनारस में जो नेटिव इन्फेंट्री थी उसको ये डिसबैंड कर ये दिया ये गया है, सिक्स वहां के जून लोगों को को मार दिया गया, ये ये सिक्स खबर जून आई को स्टार्ट हुआ। शाम को ही 6 जून को जी। 6 जून को ये शुरुआत हुई। फिर यहाँ जो हमारे यहाँ जो देसी इन्फेंट्री थी वो सिर्फ 6 नेटिव इन्फेंट्री थी, वही यहाँ पे मौजूद थी। और तो उन्होंने बगावत की और उनके वो 2 तोपें उनको मिल गई, वो 2 तोप लेके भागे। और जो भी अंग्रेज सामने आया, मेस में अंग्रेज उस टाइम खाना खा रहे थे, वो बाहर निकले, उन्होंने कोशिश की कि हम इनको रोकें। तो उन्होंने आके फिर वहां पर अवध के कैवलरी भी थी, उनसे कहा कि ये 2 लोग बगावत कर रहे हैं, इनको आप पकड़ें। और हमारा, लेकिन उन्होंने भी, एक अवध की कैवलरी ने भी उनकी बात नहीं मानी। बहरहाल कुल मिला के वो बहुत ज्यादा फिर हंगामा हो गया। फिर उसमें जितने भी थे वहां पे अफसरान वो मार दिए गए और जो ओल्ड कैंटोनमेंट इलाहाबाद का था में सारी मकानात जला दिए गए, जितने रहाइश, जितने उसमें लोग तो रेजिडेंट खालिद थे भाई, सब मार दिए डेफिनेटली गए। सिविलियंस भी उसमें उसमें जुल्म भी हुआ। इन्वॉल्व हुए होंगे फिर और इन बहुत लोगों सारे ने जो है सिविलियंस जो ब्रिटिश सिविलियंस थे। जी जी जी। फिर उसमें आपको पता है कि रफियन जो गुंडा एलिमेंट था वो भी कुछ शामिल हो गए, जो है एंटी सोशल कल्चर, उन्होंने दुकानें भी लूटी, जिनको नहीं लूटना था उनके घर में भी घुस के लूटे। बहुत से महाजन वगैरह जो थे, आप इलाहाबाद में देखेंगे गदर के बाद जितना ओके। इनाम महाजनों को मिला है वो किसी को नहीं मिला। इलाहाबाद में जितने प्रोमिनेंट लोग हैं वो सब लोग वो हैं जिनको रिवॉर्ड गदर से। के बाद अंग्रेजों ने रिवार्ड दिया। तो इन्होंने गदर के पहले अंग्रेज, हाँ, उन्होंने बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल रिवॉल्यूशनरीज का साथ नहीं दिया और बहुत नाराज भी थे वो। एक वजह ये भी थी कि उनके गले, उनके सामान वगैरह लूटे गए। तो फिर उसके बाद ये पूरे अनारकी रही, रात भर ये पता नहीं चलता था इलाहाबाद में कि किसकी अथॉरिटी है, क्या हो रहा है, किधर से हंगामे चल रहे हैं, कितने लोग मारे गए। अगले दिन फिर 6ठे दिन 6 को भी ये हंगामा मचता रहा और किले की तरफ ये लोग बढ़ते रहे, लेकिन किला किसी हालत में नहीं खुला। और किला के अंदर फिरोजपुर रेजिमेंट एक सिख थी और उसने साथ नहीं दिया। सबसे बड़ा जो रीजन रहा इस फॉल का, इलाहाबाद के वो पूरे फिरोजपुर रेजिमेंट। एफर्ट को नाकाम होने, एंड दैट वाज रेजिमेंट स्टेशन ने साथ नहीं दैट वाज दिया। स्टेशन इनसाइड द बल्कि जब फोर्ट। कर्नल के आने के बाद इनसाइड इनसाइड द फोर्ट उन्होंने निकलने भी नहीं दिया। अंग्रेजों ने उनसे हथियार भी छीन लिए, एक कोने में बंद कर दिया, उनसे कहा कि आप पीते खाते रहिए लेकिन हाँ, उनको आप बाहर नहीं जाएंगे। उनको डर था कि सिपाही जो है वो दे इनको माइट अपने साथ एंगेज विद मिला द लोकल्स। लेंगे हाँ, और दे उस माइट उसके एंगेज बाद ही विद द हमारे बस लोकल्स। से तो बाहर हो। फिरोजपुर रेजिमेंट को एक तरह से डी आर्म करके उन्होंने फोर्ट के अंदर लॉक कर दिया।
मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने डी आपकी आर्म आवाज नहीं करके आ रही उनको है फोर्ट के राज अंदर भाई। लॉक कर दिया। जी जी, अब आ रही है। आवाज आपकी नहीं आ रही है। हाँ, मैं कह रहा हूँ उन्होंने डी आर्म करके उसको लॉक कर दिया। जी खालिद भाई कंटिन्यू करें, खालिद भाई। खालिद भाई कंटिन्यू करें, कंटिन्यू करें जी। आप कंटिन्यू करें, आप कंटिन्यू करें। आवाज नहीं आ रही। वन आवाज नहीं आ मिनट। रही। आर यू एबल टू लिसन अस, खालिद भाई? आवाज आप खालिद भाई कंटिन्यू करें। आप कंटिन्यू करें, जस्ट कैरी ऑन। कंटिन्यू। जी खालिद भाई कैरी ऑन। अच्छा अच्छा। हाँ तो मैं कंटिन्यू करता हूँ। उसके बाद फिर ये हुआ कि मौलाना लियाकत अली साहब 7वीं तारीख को यहाँ पर आए, और 7 जून को, और उन्होंने फिर जो है खुसरोबाग को अपना हेडक्वार्टर बनाया, और कंट्रोल करना है सिटी को। लोगों ने शिकायतें दी थी कि हाँ इन लोगों ने बहुत जुल्म किया है यहाँ पे, और ये जो शहर के गुंडे हैं इन्होंने बहुत तंग किया। तो उन्होंने इस पर सरजनिश भी की, लोगों को तंग समझाया। और इवन जो वहाँ यूरोपियंस बहुत थोड़े बहुत बच गए थे, जिनको लोगों ने अपने घरों में पनाह दी थी, उनको उन्होंने हिफाजत से कहा कि इनके साथ कोई जुल्म नहीं होना चाहिए। और उसमें स्ट्राइकिंग फीचर ये था इलाहाबाद की म्यूटनी का, कि जो इलाहाबाद के प्रीस्टली क्लास था, जिसको हम लोग प्रागवाल कहते हैं, प्रागवाल ब्राह्मण, जो पंडे हैं वहाँ के, वो बहुत जोश के साथ मौलाना साहब के साथ शरीक थे, और उनका बहुत बड़ा रोल था इसको उस वक्त तक, एक हफ्ते में जो हमारे अपने नेटिव लोगों की हुकूमत कायम हो गई है वहाँ पे, तो उसमें उनका बहुत बड़ा रोल था। उन्होंने पूरा साथ दिया वहाँ पर। जो यूनिटी उस वक्त लोग मुसलमान के बीच में दिखी है वो बेनजीर है। तो यानी कि उस वक्त ये है कि जो खजाना वहां से लूटा गया ट्रेजरी से, 30 लाख रुपए थे उस वक्त, उसमें उसको ले उसमें पे भी जो जिम्मेदार थे वो सब अपने हिंदू भाई थे सारे। मौलाना लियाकत अली ने उन्हीं के हवाले किया हुआ था। रामचंद्र जी थे उस जमाने में, वही उसको लेकर उन्हीं की हिफाजत में दिया गया था। तो ये लोगों की कोशिश ये थी कि हमको किला हमारे हाथ में आ जाए तो हमारे लिए अच्छा होगा, और हम फिर यहाँ पर पूरा। और उस वक्त के वायसराय ने भी लिखा था गवर्नर जनरल में कि अगर इलाहाबाद का किला हमारे हाथ से निकल गया तो ये हमारे लिए सबसे बड़ा मिसफॉर्च्यून होगा। उसके बाद फिर इंडिया में हमारे लिए रहना टिकना मुश्किल हो जाएगा अगर इलाहाबाद पे कब्जा हो गया। और इन्होंने बहुत कोशिशें की। इलाहाबाद के पश्चिम में, वेस्ट में इलाहाबाद में, वहाँ किले के पीछे जामा मस्जिद थी जो अकबर के जमाने में बनी, शाइस्ता खां की बनवाई। उस किले के ऊपर भी तो तोप लेके गए। इनके पास आर्सेनल नहीं थे हमारे लोगों के पास, गोला बारूद खत्म हो गए थे, तो तलवारें नहीं थी, तोपें। एक तोप थी, ये लोग लेके गए, वहां से इन्होंने गोला फेंका जो किले में गिरा। 2 गोले फेंके, 3 गोले फेंके, लेकिन इनके ऊपर असर नहीं पड़ा। किला बड़ा मजबूत और बहुत वसी है, बहुत बड़ा किला है। एक तरफ गोला गिरता है, दूसरी तरफ ये लोग चले गए। किला इनके हाथ नहीं आया। इन्होंने जाके दीवार के दरवाजे भी तोड़ने की कोशिश की। उतनी देर में ये सब होता रहा कि कर्नल नील जो है उसको हुकूमत ने कहा कि तुम मद्रास से चल के सीधे पहुंचो, और वो आंधी तूफान की तरह आया, बनारस आया, और बनारस से आके गंगा के उस पार आके उसने डेरा डाल दी। और फिर उसने वहां से स्ट्रेटजी बनाई कि उसको खबरें मिल रही थी कि ये लोग किले में घुस नहीं पाए हैं, किला इनके पास नहीं आ पाया है। फिर वो एक दिन आया, उसने बोट के जरिए उसने 30-35 सिपाहियों के साथ आया, ऑर्गेनाइज थे। उसको उससे साठगांठ की, उससे कहा कि आप लोग बाहर निकलिए। पहले उसने जो हमारे ही सिपाही थे, हमारे जो सिख भाई थे, उन्हीं को आगे किया, और उनको आगे करके शहर में छोड़ दिया, और कहा कि तुम जो चाहो करो, जिस गांव को चाहो लूटो, जिस गांव को चाहो आग लगाओ, जिसको चाहो मारो। तो सिखों के पास कोई रास्ता नहीं था, उन्होंने भी वही अमल किया, और आते ही उन्होंने अंधाधुंध मार काट और तबाही मचाई। इधर मौलवी लियाकत अली के पास एम्यूनिशन खत्म हो गए थे, और एक केओस बन रहा था। नील ने उसका फायदा उठाया,
और धीरे धीरे वन बाय वन उसने जो है एक एक जगहों को जीतना शुरू किया। आखिर में खुसरो बाग के आगे उसने चारों तरफ से घेर लिया लियाकत अली साहब को सरेंडर करने के बाद, लेकिन उन्होंने सरेंडर किया नहीं। खजाना पास में था, तो खजाने को दिन में ही इन लोगों ने गायब कर दिया, इसको लेके आप गायब हो जाए। तो वो अक्रॉस दी गंगे पहले एक हिंदू जमींदार है, वहां पे जाके रखा गया, वहां रखा गया। और दिन भर ये लोग लड़ते रहे। रात में इनको महसूस हुआ कि अब यहाँ सस्टेन करना मुश्किल होगा, तो फिर मौलवी लियाकत अली अपने खास लोगों के साथ ये हिफाजत से कि मैं जा रहा हूँ यहाँ से, कानपुर जाता हूँ, फैजाबाद जाता हूँ, लखनऊ जाता हूँ, वहां से कुमुक लेके आता हूँ, सपोर्ट लेके आता हूँ, और फिर हम लोग जो है इसको देखेंगे। और इन द मीन टाइम तुम लोग भी मोर्चा संभाल के रहना। ये यहाँ से निकले, फिर ये गंगा क्रॉस करके उस साइड से, उतनी देर में अगले दिन उसने नील ने हमला करके, खुसरो बाग पे हमला करके पूरा कब्जा कर लिया। लोग तितर बितर हो गए, भाग गए। और उसके बाद उसने जो रिट्रीब्यूशन शुरू किया है वो शहर के अंदर, तो लोगों का ये बयान है कि सारे हिंदुस्तान में जितने लोग मारे गए हैं उससे कहीं ज्यादा लोग सिर्फ इलाहाबाद में मारे गए। उस 3 दिन से 1 हफ्ते के अंदर उसने इस तरीके से मारा है कि कोई गांव, कोई करिया, कोई मतलब आप ये सुनेंगे कि बुजुर्गों से सुना है कि अच्छे अच्छे घरानों के लोग अपनी फैमिली को लेकर नालियों में, और जो पुरानी पुरानी सूख गई थी नदियां, उनके अंदर घुस के छुप जस्ट टू के सेव देयर जंगलियों में लाइव्स, झाड़ियों में रहा करते थे। जस्ट टू सेव देयर लाइव्स। खालिद भाई, आप आवाज हेडफोन आपकी नहीं आ हेडफोन रही का है कनेक्शन चेक कर रेहान ले, भाई। मे बी हेडफोन के कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम हो, हेडफोन निकाल लें या तो आप हेडफोन निकाल लें, आवाज हो नहीं सकता आ है रही है हेडफोन की इसमें वजह कुछ से भी। प्रॉब्लम हो रही हो। आप कंटिन्यू करिए। जी, कैरी ऑन खालिद भाई, कैरी ऑन। कंटिन्यू कंटिन्यू। जी, कंटिन्यू कीजिए खालिद भाई। अच्छा, मैं सवाल लिख दूंगा, आई विल राइट इट। तो कोई बात नहीं, आई विल राइट। आवाज बिल्कुल नहीं आ आई विल रही है राइट द आपकी। क्वेश्चंस एंड यू विल कैरी ऑन। तो मौलाना साहब के जाने के बाद फिर उसने एक एक गांव फिर उसने खुली छूट दी, और रोजाना वैगन्स निकलती थी और अंग्रेज सिपाही निकलते थे। और आप ये देखिए कि इलाहाबाद के नीमा जो एक जगह है, जो थोड़ी दूर पे इलाहाबाद से, वहां तक एक दिन में सारे गांव जला दिए गए, लोगों को मार दिया गया। और औरतों, दूध दूध पीते हुए बच्चे, बूढ़े, किसी का ख्याल नहीं किया गया, अंधाधुंध मारा गया। और उसके खुद बयानात उन्होंने लिखे हैं पार्लियामेंट में, जो उन्हें बयान किए गए, तो वहां लोगों ने इसको मना किया कि इस तरह के बयान नहीं दिए, कोई काबिल फख्र चीज नहीं है। इतना मारा है उसने, इस बुरी तरीके से मारा था कि, और उसने कहा कि इसको सबक ऐसा सिखाओ कि इनको दोबारा हिम्मत नहीं हो। तो जितने लोगों के नाम, अब उसमें ऐसा भी हुआ कि एक अंग्रेज था, उसने आज 4-5 लोगों से कर्ज ले रखा था, जी, हिंदुस्तानियों से। उसने पहला काम यह किया कि साहब ये लोग भी इसमें शरीक थे, फला आदमी भी शरीक थे। तो जितने महाजन थे, जितने इस तरह के लोग थे जिसको उनको मरवाना था, उन्हें सबका नाम लेके उन सबको फांसी पे टंगा दिया। चौक में, हमारे इलाहाबाद में बहुत से दरख्त थे। अ, शुरू में 10 थे, फिर 7, फिर वो 3 बचे। वो उसमें 800 या 900, तो अंग्रेजों का बयान है कि 800-900 लोग तो हमने 3 दिन में वहां पे टांगे। ये हालत थी वहां पे, ये टांगे हैंग हमारे। और ये जो मेवातियों के गांव थे, चूंकि मेवातियों के यहाँ मीटिंग हुई थी पहले ही कि शहर इलाहाबाद में जो हम लोग बगावत शुरू करेंगे, तो वो समदाबाद जो गांव था, जिसकी जगह पर अब कंपनी बाग बना हुआ है इलाहाबाद में, तो वहां पर ही मीटिंग हुई थी। तो उसको फिर इन्होंने वहां बहुत बेदर्दी की, बेहद बहुत जुल्म किया वहां पे। और वहां गन पाउडर और तोप, यानी मस्जिदों पे भी इन्होंने, नॉर्मली किसी मस्जिदों पे हाथ नहीं डाला था, लेकिन उन गांवों में इन्होंने मस्जिदें भी तोड़ दी। शीतपुर, समदाबाद, रसूलपुर, सादियाबाद, फतेहपुर बिछुआ, और हाशिमपुर, और इस तरह के और बहुत से गांव थे वहां पे। ये पूरे उन्होंने जो है तोप और आग, मतलब लोग अपने भागे हैं वहां, तो पनाह नहीं मिली लोगों को। जो इस साइड में इलाहाबाद, जो अब रेलवे स्टेशन के इस तरफ वाला इलाहाबाद है, ओल्ड इलाहाबाद है, इस तरफ लोग आके ऐसे ऐसे घुस गए थे मकानों में, किसी को पता नहीं था हम किसके यहाँ पनाह ले रहे हैं। पूरे हाल थे उस वक्त।
तो my next question is that maybe the audiences will listen. आपका I will बिल्कुल write भी it नहीं आ here. रहा है। Then yes, I am writing it. Then अगर what आप about लिख post दें, mutiny? Because we will not drop the call right now. It will be a problem. Then what about the post mutiny and development of Allahabad? Yes, Khalid bhai. अगर आप इसमें Yeah, लिख दें तो मैं development फिर of भी, Allahabad. I am writing it. आवाज नहीं आ रही है आपकी। हाँ, पोस्ट म्यूटिनी फिर तो जब मामलात बहुत बढ़ गए उसके बाद इन्होंने पोस्ट म्यूटिनी इलाहाबाद को इन्होंने फिर 1858 में इन्होंने कैपिटल बनाया, वहां से लाके नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस का हेड बनाया और फिर इलाहाबाद को इन्होंने डेवलप करना शुरू किया और फिर इसके लिए तजावीज़ इन्होंने मंगवाई और इसके ऊपर बहुत बेहतरीन काम हुआ। इलाहाबाद के सिविल स्टेशन नए तौर पे जो गांव थे उनमें 8 गांव को इन्होंने चुन के, पुराना कैंटोनमेंट खत्म करके 8 गांव को उन्होंने चुन के उसके ऊपर फिर उन्होंने लेवल करके पूरे गांव को खत्म करके और उसके ऊपर जो कन्फिस्केटेड विलेजेस थे उसके ऊपर उन्होंने फिर सिविल स्टेशन बनाया। उसका नाम लॉर्ड कैनिंग के नाम पर कैनिंगटन मशहूर हुआ और अरसे तक वो कैनिंगटन ही कहा जाता रहा। कैनिंगटन नाम का हमारे पुलिस स्टेशन भी रहा वहाँ पे। और फिर इन्होंने ग्रिड पैटर्न पे पूरा एक बाकायदा जो सिस्टम होना चाहिए आबाद करने का वो बनाया। उसमें इन्होंने आप देखिए खासियत ये रखी है कि अंग्रेजों को इस जगह पे यूरोपियन स्टेशन में जो बनाया वो स्ट्रिक्टली यूरोपियन के लिए था। वो ऐसा था कि रेलवे स्टेशन पूरे शहर को बीच से क्रॉस करके जा रही है और रेलवे स्टेशन इन्होंने एक तरह से अपनी बाउंड्री बनाई और उसके बाईं तरफ अपनी आबादी की और रेलवे स्टेशन और यूरोपियन आबादी के बीच में दो और कौमें बसाई। एक इन्होंने यूरोशियंस बसाए जो एंग्लो इंडियंस लोग थे और एक बंगाली रेजिडेंट्स को बसाया। जो रेलवे स्टाफ था उसके बीच में रेलवे कॉलोनी बनाई, फिर बंगाली लोगों को बसाया और रेलवे स्टेशन बंगाली, यूरोपियंस, एंग्लो इंडियन, उसके बाद फिर इनका यूरोपियन क्वार्टर शुरू होता था। एक तरफ गंगा बह रही थी, वो इनकी हिफाजत की जमीन थी, गंगा की तरफ से कोई नहीं आ सकता था, उसके हाईलैंड थे बहुत। एक तरफ आपका रेलवे स्टेशन था जिससे हिफाजत थी। पीछे की तरफ इन्होंने जो वेस्टर्न पार्ट है इनको सबसे ज्यादा खतरा था परगना चाइल की, तो वहां इन्होंने पूरा न्यू कैंटोनमेंट बसाया ग्रिड पैटर्न पे और दरख्त लाइन्स लगे हुए हैं। कैथेड्रल्स इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे बनाए, जो इलाहाबाद में पुराने कैथेड्रल्स हैं देखने लायक, ऑल सेंट्स कैथेड्रल है एंड सेंट जोसेफ्स वाला है, सब देखने लायक हैं। और दो रो या दरख्त लगे हुए हैं, क्लब्स बन गए, इलाहाबाद क्लब्स, यूनाइटेड प्रोविंसेस क्लब, फिर कंपनी गार्डन वहाँ डेवलप हुआ, फिर जिम खाना क्लब डेवलप हुआ, फिर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी वहाँ बनी, मेयर हॉल बना, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी उसमें डेवलप हुई। फिर वो धीरे धीरे आप देखें कंपनी बाग के अंदर खुद इतने स्ट्रक्चर्स हैं जो अपने आप में एक तारीख है जो मैंने अभी लिखी हुई है। ऑल अपना ये थॉर्न हिल, मिस्टर थॉर्न हिल थे और मिस्टर मेन थे, इनके नाम पे जो मेमोरियल बना है वो अपने आप में एक वंडर है आर्किटेक्चरल। आप देखें तो वो एक तरह से एक मार्वल है, वो पीस देखने लायक है। तो फिर उन्होंने तरक्की दी और उसके अलावा यहाँ पे मार्क ट्वेन भी आए हैं शुरू में 19वीं 20वीं सदी के शुरू। उन्होंने बयान किया कि इस तरह के तो शहर अपने यूरोप में भी नहीं है। तो अपने 20वीं सदी के शुरू में ये ऐसा लगता था कोई काउंटी है, ये इंग्लैंड की जो काउंटी होती थी ना उस किस्म का था इलाहाबाद का सिविल लाइंस। इवन 1960s तक लोग देखने आया करते थे कि इलाहाबाद के सिविल लाइंस देखने चलते हैं। उसकी पूरी आबादी, लेआउट, रहन सहन जो था वो पूरा यूरोपियन था। यानी जर्मन कंपनीज जो है, चश्मे की टेक्टलर जो बहुत मशहूर कंपनी है, चश्मा और ज्वेलर्स और घड़ियां, उसकी शाख यहाँ पे थी। और बड़े बड़े आपके ये जो बेकरीज हैं, ज्वेलर्स हैं और स्टेशनर्स हैं, सारे अंग्रेजी ब्रांचेस यहाँ पर मौजूद थी। उनके असरात अभी तक रहे यहाँ पर और पूरा लाइफ स्टाइल यूरोपियन था। शाम को आईटी पार्टीज हो रही हैं, ड्रिंकिंग पार्टीज हो रही हैं, बैंड स्टैंड में लोग जाके अपने म्यूजिकल इवनिंग्स एंजॉय कर रहे हैं। तो इलाहाबाद का जो कल्चर था उस वक्त का 1950 तक, जब तक में आज़ादी हुई है उसके बाद तक पूरा यूरोपियन था। ऐसा महसूस होता था हम किसी नॉर्थहैम्पटन शहर या किसी और ग्लमर्गन या किसी और जगह पर इंग्लैंड की किसी छोटी सी काउंटी के अंदर बैठे हुए हैं। वो क्वार्टर बहुत ऑर्डरली था और एक क्वार्टर रेलवे स्टेशन के बगल का था जो पुराना शहर, उसके बारे में मशहूर था दैट वाज कंफ्यूज्ड क्वार्टर। पूरी तरह में डिस्टरबेंस है, केओस है, गलियां हैं और लोग घुस रहे हैं, इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, ठेला गाड़ी, बैलगाड़ी। और उसके बिलमुकाबिल स्टेशन आप क्रॉस करें तो स्टेशन में भी दो हिस्से थे। एक दरवाजा जो है उसका रास्ता जो खुलता था कैनिंगटन की तरफ और एक रास्ता पुराने शहर की तरफ। उस तरफ आप जाएंगे तो निहायत ऑर्डरलीनेस, दरख्त सब लगे परगना हुए हैं, चैल पे कुछ बेहतरीन आप क्लब्स हैं, कोर्ट। आंसर दें। किसी का सवाल आया है कि जस्ट टॉक ऑन परगना चैल पे कुछ रोशनी डालें। तो हमारे यहाँ परगना चायल जो है वहाँ बहुत
मशहूर मवाज़ियात हैं, उनमें एक मौज़ा सैयद सरावां भी है, जहाँ इस वक्त अबू मियाँ साहब जो हैं वो मसनद इरशाद पे कायम है, उनके बेटे हैं ये। तो परगना चाहल का जो बहुत बड़ा रोल रहा वो उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। जी जी जी, वो इस यूं रहा कि 1857 के बाद सबसे बड़ी जो उफ्ताद पड़ी है, सबसे बड़ी जो जो मुसीबत आई है वो परगना चाहल के लोगों पे आई। अंग्रेजों ने खुल के लिखा है कि द मोस्ट इंसर्जेंट परगना वॉज द परगना ऑफ चाहल। और बहुत से कम लोगों को ये पता है कि पूरा इलाहाबाद जो अभी मौजूद है ये पूरा परगना चाहल है। यानी ये जो यूनिवर्सिटी है, जो हाई कोर्ट है, ये भी परगना चाहल पे है। ये जो कंपनी बाग है ये भी परगना चाहल है, जो किला है ये भी परगना चाहल है, खुसरो बाग भी परगना चाहल है। 18 और इसकी तहसील जो थी ये चाहल एक गांव है वहां पे थी। तो ये पूरा शहर इलाहाबाद एक्चुअली इसको कहते थे होम परगना, कंटरमिनस विद द सिटी ऑफ चाहल, डिस्ट्रिक्ट ऑफ इलाहाबाद। ये पूरा का पूरा चाहल है। इसका पुराना नाम परगना बा हवेली है। सल्तनत पीरियड में इसको कहा जाता था परगना हवेली। हाँ, हवेली प्रयाग, तो ये प्रयाग के हिस्से में जो है हेडक्वार्टर। तो परगना बा हवेली, बाद में इसको परगना चाहल मुगलों के हैद से बनी और अब तक कायम है। तो इसने सबसे बड़ा रोल अदा किया। और यहाँ ये हालत हुई कि 1857 के बाद फिर कोई काबिल जिक्र जमींदार भी नहीं बचे। उससे पहले यहाँ ताल्लुकदारियां थी और बड़े बड़े लोग थे, बड़े पावरफुल, सब खत्म कर दी इन्होंने। उतनी ही जमीनें छोड़ी कि लोग गुजर बसर कर सकते, बाकी सब खत्म हो गए। खालिद भाई, और समथिंग बहुत ऑन बड़ा रोल इशरत रहा वो, मंजिल। बहुत बड़े। Ishrat Manzil, Khalid bhai. Something on Ishrat Manzil that later on came as Anand Bhavan. I wrote it there. On इशरत मंजिल का तो ये मैटर है कि सैयद महमूद साहब जो थे वो एक मकान, वहां एक गांव था हाशिमपुर, हाशिमपुर में उन्होंने किराए उसका पे एक मकान लेके फैयाज रहे थे। वो शेख फैयाज अली का मकान था। बाद में कुछ अरसे के बाद शेख फैयाज अली जब खत्म हो गए तो उनके वरसा ने कहा कि इस मकान को बेच दीजिए, हम बच्चे छोटे हैं उनके। तो जब मकान जब बेचा गया तो सैयद महमूद साहब ने इसको खरीद लिया। सैयद महमूद मंजिल था, जबकि वो गलत है, वैसे कभी रिकॉर्ड्स में मिलता नहीं है कि वो महमूद मंजिल रहा हो। तो वो मकान बाद में परमानंद पाठक एक साथ थे, वो भी एमए कॉलेज के स्टूडेंट थे, उनको सैयद महमूद साहब ने बेच दिया। फिर परमानंद पाठक साहब ने उस मकान को मोतीलाल नेहरू को बेच दिया। तो मोतीलाल नेहरू ने 1900 में 1900 में उस मकान को खरीद लिया। और वो मकान फिर उन्होंने जब इसकी हाउस वार्मिंग पार्टी बनाने की सोची तो उन्होंने अकबर इलाहाबादी साहब से पूछा कि हमारा जो मकान है इसका हम नाम क्या रखें हम। तो अकबर इलाहाबादी, इनके बेटे का नाम इशरत हुसैन था, उन्होंने उसकी मुनासिबत से अपने घर का नाम इशरत मंजिल रखा हुआ था। तो उन्होंने कहा कि देखो हमने अपने मकान का नाम तो इशरत मंजिल रखा है, तुम अपने मकान का नाम इसी को हिंदी में कर दो। हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो इशरत मंजिल का नाम होगा आनंद इस भवन, तरह से या जिस ऐश और इशरत का मंजिल। तो वो फिर आनंद भवन बन गया। तो उन्होंने उसका नाम आनंद भवन फिर रख दिया, आनंद भवन के नाम से वो मशहूर रहा। लेकिन असली मकान तो वो है स्वराज जो भवन। जिसमें सैयद महमूद साहब जो रहते थे, वो स्वराज भवन, जो अभी आनंद भवन के पास में बना हुआ है। जी हाँ, वो है एक्चुअल मकान उनका। बाद में उन्होंने जो अपना आनंद भवन अपनी तो नया Anand स्ट्रक्चर Bhavan बनाया, was later on वो उसका नाम constructed. आनंद It was भवन। Swaraj Bhavan that was owned previously by Sayyid Mahmud. By the way, something on Sipla connection. Sipla connection with Allahabad. You know, one of the major pharmaceutical companies in India. अभी अभी हमारे एक बहुत अच्छे प्रॉमिसिंग नौजवान है वैभव मैनी। उन्होंने एक पुरानी कोठी तलाश की और उसके मुतालिक उन्होंने सर्च की कि ये कोठी एडमंस्टन रोड जो पुराना था उस पे है, उसको हम लोग ताशकंद मार्ग कहते हैं, वहां पे बनी हुई है। उसका उसकी तारीख क्या है, जब उसको खोजा गया तो वो मौलाना अब्दुल मजीद ख्वाजा साहब की, जो अलीगढ़ के मशहूर बैरिस्टर और गांधीयन थे। और तो उनकी वो कोठी थी। और अ, वो अब्दुल मजीद ख्वाजा साहब एक फेमस पर्सनालिटी थे और कांग्रेस के बड़े लीडर्स में थे वो। और उस वक्त जो है, उस वक्त उनके ताल्लुक जो है हिंदुस्तान के बड़े चुनिंदा लोगों से भी था। तो उन्हीं के एक चचेरे भाई जो है वो अब्दुल हमीद ख्वाजा हैं, जो मतलब सेम फैमिली ट्री के हैं, जिन्होंने सिप्ला फाउंड की है। सिप्ला वो भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए हैं। पुराना जो मेयर कॉलेज है वो अब्दुल हमीद ख्वाजा भी यहीं के पढ़े हैं, शुरू में उन्होंने तालीम यहीं हासिल की। लेकिन ये मकान उन्होंने अब्दुल मजीद ख्वाजा, उनके जो भाई हैं एक तरह से उसी खानदान के, उन्होंने 1920 या 25 में जब वो यहाँ पर आए प्रैक्टिस करने के लिए। और तो
उन्होंने फिर उसको इसका नाम जमालिस्तान, अपने मकान जो इन्होंने बनाया उसका नाम जमालिस्तान रखा, क्योंकि उनके बेटे का नाम जमाल ख्वाजा साहब है, जो अभी अलीगढ़ में रहते भी हैं। और इस तरह ये वैभव मैनी ने जो एक बात उठाई, उससे बहुत सी तारीखी चीजें निकल के आई। 1948 के बाद इस मकान को फिर वो गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज जो है और होम साइंस बना दिया गया। फिर एक और वहाँ पर अदारा चलता रहा है, वो खाली पड़ा हुआ है। और इस फैमिली के लोग अलीगढ़ में भी हैं, और जाहिर सी खालिद भाई बात है जस्ट लुक हैदराबाद ऑन में भी वॉल्स। कुछ लोग हैं। अकबर ने इस शहर का नाम जो है इलाहाबाद रखा था। पुराने जो अकबरनामा जो इनका है उसमें लफ्ज इलाहाबाद है। जो आप आवाज कहें या बास कहें, वो इट्स इलाहाबाद लाइक रखा था। गॉड्स अबोर्ड। उसके बहुत सी थ्योरीज हैं सर। एक तो ये कि ईला वाला थ्योरी है जो उधर थी अपनी, है ना, वो भी एक थ्योरी है। और एक थ्योरी है कि साहब वो इलाहा से बना है, लेकिन ये चीज एक्सेप्टेबल नहीं है कि ये इलाहा लफ्ज कहीं पर लाया गया होगा वहां पर। तो या दीन इलाही का कुछ इसके अंदर ऐसा नहीं है। ये बहुत लंबा सब्जेक्ट है, इसमें मैं आपको किसी और मौके पर जो साहब है मैं उनको बताऊंगा। हाँ, लेकिन इसका नाम इलाहाबाद जो है फिर वो जहांगीर के अहद में हो गया। जब जब जहांगीर के सिक्कों में भी इसका नाम इलाहाबाद लिखा हुआ मिलता है, कि सिक्का शर्क व गर्ब जहाँ इलाहाबाद, तो उससे मालूम होता है कि उस वक्त में ये इलाहाबाद बन चुका था, जबकि अकबरी दौर में ये इलाहाबाद लिखा जाता रहा है। प्रतिष्ठानपुर झूसी की तरफ जो ईला थी, वो ईला के नाम पे भी बताते हैं इसको इलाहाबाद कहा है। जस्ट एनी अदर क्वेश्चंस? और ऐड जी बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर आपको मैं चलते चलते एक शेर सुना दूं। हमारे इमाम बख्श नासिक नासिक साहब थे, लखनऊ के मशहूर शायर, वो इलाहाबाद आए तो उन्होंने कहा यहाँ त्रिवेणी है और मेरी दो आंखें हैं, सबसे पानी बह रहा है। तीन त्रिवेणी और दो आंखें मेरी, अब इलाहाबाद भी पंजाब है। और दो यानी उनके। इलाहाबाद में भी पांच दरिया हो गए हैं। तीन त्रिवेणी है, हाँ, गंगा जमुना सरस्वती, और दो मेरी इलाहाबाद। आंखें हैं, तो अब इलाहाबाद भी पंजाब है। तीन त्रिवेणी और दो आंखें मेरी, अब इलाहाबाद भी पंजाब। इलाहाबाद में दायरे बहुत थे, 12 दायरे मशहूर हैं, लेकिन और भी दायरे थे जो खानकाहें। तो वो एक दायरे से निकलते थे, दूसरा दायरा मिल जाता था। तो नासिर साहब ने कहा कि साहब हर फिर के रखता हूं मैं दायरे में ही कदम, आई कहाँ से गर्दिशे प्रकार पाँव में। हम्म, यानी जो कंपास की तरह मैं घूमता हूँ हर जगह, हम्म, एक जगह से निकलता हूँ दूसरी जगह जाता हूँ तो बिल्कुल। फिर वो दायरा, तीसरी जगह जाता हूँ वहां भी दायरा। इसीलिए इसको किसी वक्त में फकीराबाद भी कहते थे। यानी फकीर बहुत आबाद थे, बुजुर्ग सेंट्स सूफी संत बहुत आबादी थी यहाँ पे। तो नासिर साहब ने ये खालिद दो भाई शेर मैंने कहा सुना दिया कुछ जाए कुछ फूड एंड कल्चर पे थोड़ी सी बात कर दें। इलाहाबाद के ताल्लुक से। इलाहाबाद का फूड जो है वो अवधि से, जो अपना मुस्लिम फूड है इनका, पूरा अवधि से इन्होंने एक्सट्रैक्ट किया है। और अपने बाकी जो शहर के खाने हैं उनकी अपनी एक पहचान है। ना तो उसमें जी दिल्ली जी किसी खटास है और बहुत ज्यादा तीखापन है ना, और ना आपके ईस्ट की तरह से एकदम फीकापन है। इलाहाबाद के खाने, दारागंज शहर के जो खाने हैं उनकी एक अपनी असली सोंधापन है। और वो टेस्ट आपको ना तो लखनऊ में मिलता है ना दिल्ली में मिलता है। उन दोनों के बीच का एक, जो आप कह सकते हैं, संगम सा वहां पर है। मुस्लिम खाने ज्यादातर अवध से एक्सट्रैक्ट किए हुए हैं। ज्यादातर शुरफा मुसलमानों के जो खाने मैंने देखे हैं शादी ब्याह में और रस्म रवाज, तो सब अवध से, अवधी नवाबी Wajah वाले bhai हैं। has written a very good feedback. This is highly enlightening account by Khalid Sahab and realize how ignorant the people of Allahabad about the history of Allahabad. Thanks a lot. Akshat bhai, any question? Sir, why it is called Fakirabad? Was it called Fakirabad? जी अभी है वक्त, अभी कुछ we have वक्त है, till we have time. रेहान Yes, भाई कुछ yes, yes. वक्त है अभी, एक आध मिनट है। Mohit bhai asks about Fakirabad. Why it is called Fakirabad? इलाहाबाद की सबसे बड़ी खसूसियत जो रही है वो यहाँ का फक्कड़पना रहा है। एक अजीब किस्म की कलंदराना मिजाज, एक फक्कड़पन, हर चीज को बहुत लाइटली लेना, वो यहाँ पे रहा है। और हिंदू मुसलमानों में एक अजीब किस्म की मोहब्बत, लगाव एक शुरू के जमाने से चला आ रहा है। बावजूद यहाँ के टसल भी हुए हैं, लेकिन हिंदू मुसलमानों का जो मेल जोल, और इसको कह सकते हैं कि पॉट ऑफ मेल्टिंग जो कल्चर, मेल्टिंग पॉट जो था ना, वो इलाहाबाद था। जैसे गंगा जमनी तहजीब जो बनी है, उसका उसका मरकज भी यही था और इसने पूरे मुल्क में इसको पहुंचाया।
अपने बिल्कुल लिए इस रात पूरे मुल्क दैट्स व्हाई इट आज इज भी फकीराबाद। हमारे यहाँ देखिए अक्षत लाल श्रीवास्तव, आप अक्षर श्रीवास्तव तमाम इज जगह हियर चले इन योर जाएं, टॉक, वैभव है ही इज लिसनिंग यू। और कई और लोग हैं जो हेरिटेज के लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं। आपको हाँ दूसरे मकामात पे नहीं मिलेंगे इतने व्हाट आई नौजवान सॉ लोग, इन इतने इलाहाबाद, इतने डेडिकेटेड लोग हैं, इतना कोशिश enthusiasts who are करते हैं working on the और ground बहुत that is बाअदब लोग quite हैं सब lacking ये। in other places। जी Khalid bhai continue। जी जी आप क्योंकि कंटिन्यू मुझे करें, सुनाई आप नहीं दे कंटिन्यू रहा है करें यहाँ पे आपका, एंड तो मैं देन वी अगर विल कोई गो बैक। सवाल है ऐसा तो। अकबर इलाहाबादी का यहाँ पे आपको पता ही है कि मशहूर शख्सियत थी इलाहाबाद की, उनका इलाहाबाद की शोहरत में उनका भी बहुत बड़ा हाथ है। और उनकी औलादें सब यहाँ से चली गई पाकिस्तान। उनका जो मकान था वो रानी मंडी में पीछे इशरत मंजिल के नाम से अब भी मौजूद है, इसको यादगार हुसैनी कॉलेज के नाम पे कन्वर्ट कर दिया गया है। और आप इलाहाबाद के डेवलपमेंट के बीच में बात छूट गई। एक ईस्ट इंडिया कंपनी का गैजेटियर होता था और उसने लिखा है कि जब हम यहाँ पर आए हैं तो यहाँ पे सिर्फ 9 मकान हमें किले के पच्छों में नजर आए हैं। सिर्फ 10 मकान थे जिसमें 9 कच्चे थे और एक पक्का मकान था। और सिर्फ 2 सड़कें इलाहाबाद में थी उस वक्त, तो जिनसे बहुत सी गलियां और बहुत से छोटे छोटे रास्ते जो हैं वो मुख्तलिफ मकामात में चले जा रहे हैं। कुछ गंगा पार्क हो, कुछ जमुना पार्क हो, कुछ दुआ में। किसी साहब ने इसमें ये दायरे के मुतालिक पूछा है, ये अक्षर भाई है, he is तो the- दायरे यहाँ पे करीब जो मेरी टोटल मैंने काउंटिंग है वो 16-17 दायरे यहाँ पे थे। और जिनके नाम मेरे पास लिखे हुए हैं वो मुख्तलिफ औकात में थे यहाँ पे। लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि यहाँ पर 12 दायरे, 12 सराय और 12 थाने थे। एक सर्टेन पॉइंट ऐसा आया है। तो 12 दायरों में जो जदीद इलाहाबाद में सबसे कदीम दायरा है, जिसको आप कहते हैं मॉडर्न प्रयाग में जो दायरा है, एक तो यह है कि इलाहाबाद में अगर आप कड़ा मानिकपुर को इंक्लूड करेंगे तो वो तो फिर 7वीं सदी में भी चला जाएगा, तो बहुत पुरानी जगह होगी हिजरी की। लेकिन जो मॉडर्न प्रयाग है यहाँ पर सबसे पुराना दायरा दायरा शाह मुहिबुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह का है। चिश्ती बुजुर्ग हैं ये, और इनकी बड़ी शोहरत हुई और इन्होंने वहदतुल वजूद के ताल्लुक से जो अपनी बातें रखी हैं और इनकी रसाला तस्वीया और दूसरे जो खुसूसुल हिकम वगैरह की शरह वगैरह जो उन्होंने लिखी, उससे बड़ा हंगामा हुआ। और दारा शिको इनका बहुत शायर था, ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ शाह मुहिबुल्लाह साहब। जब वो यहाँ का गवर्नर मुकर्रर हुआ तो उसने लिखा है कि मुझे इलाहाबाद की गवर्नर की खुशी इसलिए है कि आप यहाँ पर मुकीम हैं और आपसे मैं बातचीत कर सकूंगा, आपसे मैं अपने मसलों के हल ले सकूंगा। और दायरा शाह मुहिबुल्लाह साहब के इंतकाल के बाद भी एक सिलसिला कायम रहा उनके घर में। उनके जो डिसेंडेंट्स है वो उस सिलसिले को कायम रखा उन्होंने। आज भी साद मियाँ साहब वहाँ पर मौजूद हैं, उनके बेटे अली मियाँ साहब हैं। और इसकी एक छोटी शाख और कायम हो गई जो दायरा शाह हुज्जतुल्लाह कहलाती है, जिसे मौलाना शाह मोहम्मद मियाँ फारूकी साहब का घराना है, शाह विलायत हुसैन साहब, और उनसे पहले शाह मोहम्मद हुसैन इलाहाबादी जो गुजरे हैं, ये वो घराना है। ये उसी का एक ब्रांच ऑफ शूट है। और एक वहाँ बहादुरगंज में पुरानी मस्जिद बनी हुई है जो दारा शिकोह के जमाने की बनी है। नहायत तारीखी चीजें वो देखने की, शाह मुहिबुल्लाह इलाहाबादी की। यानी अभी भी चिश्तिया सिलसिला जो हिंदुस्तान में चल रहा है, इवन जो देवबंद गया है और दूसरे इलाकों में, वो उसमें शाह मुहिबुल्लाह साहब का नाम हर शजरे में आता है। आज भी उनका नाम लिया जाता है और पढ़ा जाता है। इलाहाबाद में वो दादा मियाँ के नाम से अक्षत इज मशहूर है। अगेन आस्किंग ऑन 12 सराय। 12 सराय पर भी कुछ बताएं उनके नाम। 12 सराय तो ऐसी है कि उनके नाम तो अभी मुझे एकदम से याद नहीं आए, क्योंकि वो सब नाम क्योंकि यूज में नहीं रहते हैं। सराय मीर खां जो थी वो बहुत पुरानी थी, बीच में इलाहाबाद शहर में बनी हुई थी। बेगम सराय है ना, और नीम सराय जिसको सराय नीब कहा जाता था, सराय, और सराय शुजात खां की थी। पत्थर गली जहाँ पर मौजूद है इसके आगे भी एक सराय थी। कुल मिला के 12 सराय, 12 दायरे और 12 थाने एक वक्त में यहाँ पर कायम हो गए। मेरे पास उसकी लिस्ट है, मैं किसी वक्त शेयर करूंगा। और यहाँ पर टेवर्नियर जो था फ्रेंच ट्रेवलर वो भी आया था, तो वो सराय में ही रुका है यहाँ पर। शहर में उससे लोगों ने कहा कि तुम सराय मीर खां जाओ, तो वहां पे तो वो उसने एक
गांव पड़ता है आलमचंद, वहां से उसने कश्ती ली। तो पहले अप्रूवल लेना पड़ता था, आपको इलाहाबाद दिया अप्रूवल लेने के लिए। और मैं फिर किले के पास जब उतरा हूँ तो मुझे वहां पर दरोगा आया और दरोगा ने मेरा सामान चेक किया कि भाई आप क्या सामान लेके आए हैं। तो उस वक्त 2 रुपया या 2 पैसा एक गठरी का और 4 गठरी का 4 पैसा ऐसे कुछ था। तो उसने बताया कि भाई मैं ट्रैवलर हूँ, मैं आया हूँ। और तो उसने लिखा है कि यहाँ इंतजामात बहुत चुस्त हैं और दरिया के दोनों तरफ यहाँ पर दरोगा बैठे रहते हैं। वो आने जाने के जो सी ट्रेड है, दरिया का अपना ट्रेड है, आपका रिवर जो वाटर ट्रेड है, वो पूरा उसको मैनेज करते हैं, देखते हैं। और उसने आके यहाँ देखा है, कहा कि बहुत बड़ा शहर है और यहाँ की जो इमारत किला है, ये किला यूरोप में भी मौजूद नहीं है। इसका सीधा किला जो है इतना खूबसूरत है, इतना मैग्निफिसेंट है। और उसने लिखा है कि यहाँ शहर के अंदर जब खाने के लिए गए तो बहुत चंद मकानात यहाँ पे थे। रोड उसने लिखी है कि बस 2 ही सड़क है यहाँ पर, और बहुत दूर जाके फिर जो है कुछ पुख्ता मकानात नजर आते हैं। तो इससे खुल्दाबाद की सराय, सही कहा किसी ने, तो शहर में ये तो जहांगीर के अहद में बनी है, उसके अंदर तो बाकायदा पत्थर भी लगा हुआ है खुल्दाबाद की सराय। बहुत सराय थी। सराय गढ़ी सबसे लास्ट में बनी है, ये तो बहुत बाद की सराय है, तो ट्रेवलर्स के लिए थी। इस तरह बहुत सी सराएं, और कुछ सराएं ऐसी थी जो इलाहाबाद के बिल्कुल बॉर्डर पे, कुछ अक्रॉस भी थी, यहाँ से गंगा के पार भी सराय, उनको भी इंक्लूड किया जाता है। बस अब में आपस में कनेक्शन बना हुआ था, यहाँ से कलकत्ता तक लोग सराय में रुकते हुए चले जाते थे। लोगों को ये मालूम होता था कि भाई इलाहाबाद में दाखिल होने की जो सराय थी वो आलमचंद की सराय थी, वो खत्म हो गई सराय आलमचंद, अब खत्म हो चुकी है। और किले के बाद, किला जब आप जब गंगा क्रॉस कर लेंगे तो उस पार पे भी एक सराय थी बनारस जाने के लिए। Any other question? जी मैंने लिखा है और कोई अभी बात? सराय अकी भी इस शहर का एक हिस्सा थी क्या? सराय अकील। जी अक्षत भाई, सराय आकिल जो है ये शेख आकिल मोहम्मद साहब एक थे। ये हम लोगों के देखा जाए तो हम लोगों का जो उधर परगना चाइल का एक हमारी एक छोटी सी अपने रिश्तेदारों की और इलाके बिरादरी है, ये उसके एक फर्द थे, शेख मोहम्मद आकिल साहब। तो इनको, इनके बुजुर्गों को 52 गांव की जिम्मेदारी मिली थी उस वक्त में, तो इन्होंने हेडक्वार्टर वहां पे बनाया था। तो इसका नाम जो है वो बाराहेरा और इस तरह से कुछ नाम है इसका, उस गांव का। बाद में जब आकिल साहब ने वहां सराय बनाई तो वो फिर बांदा जो लोग जाते थे वो लोग वहां रुकते थे, तो इसलिए जो है उसका नाम सराय आकिल मशहूर हो गया वहां पे। सर ये कोठी और वगैरह तो है अक्षत लाल आपको बेहतर बताएंगे वहां पर, क्योंकि वक्त भी बहुत कम बचा है। इलाहाबाद में बहुत कोठियां होती हैं, अगर आप चाहें तो रिकनेक्ट कर सकते हैं, बात जारी रह सकती है, अभी वक्त भी है। अमित भाई आई एम रिकनेक्टिंग। जी ये जी। मेवाती कम्युनिटी का, क्योंकि मेवाती कम्युनिटी इज आल्सो इमिग्रेंट कम्युनिटी, दे केम फ्रॉम मेवात, दे आर प्रेजेंट इन रोहिलखंड आल्सो, दे आर प्रेजेंट इन अवध आल्सो, एट डिफरेंट प्लेसेस दे केम, ओरिजिनली दे आर फ्रॉम मेवात। तो ये बड़ी स्टडी हाँ टाइप हाँ हाँ। फॉर्म रही है, इसके हमेशा अकाउंट्स हैं, और खासतौर से गैजेट्स में तो अंग्रेजों ने इनको काफी डेमोनाइज भी करने की कोशिश की है, बिकॉज आई थिंक दे गिव टफ रेजिस्टेंस टू देम। जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। जी। हाँ हाँ हाँ। तो ये नहीं इलाहाबाद सही है, अब हम मेवाती एक्चुअली, मेवातियों का आमद जो है ये शाहजहां और औरंगजेब के बीच में किसी वक्त ये लोग यहाँ आए हैं। या तो शाहजहां, ये अकबर के वक्त में नहीं थे यहाँ, जहांगीर के वक्त में भी नहीं थे, ये शाहजहां के लेटर पीरियड में या औरंगजेब के वक्त में, क्योंकि जंगें जिस वक्त जो डिस्टर्बेंसेस शुरू हुई है ना, तख्त के लिए जंगें, उससे पहले इनको लाके यहाँ सेटल किया गया है कि हमको रेडी फोर्स, एक रेडी आर्मी जो है वो सब मिल जाए। तो इनको शहर मतलब किले से बस इतना था कि अगर कॉल दी जाए तो थोड़ी देर में ये वहां से हाजिर हो सके, तो इनको थोड़ी दूर पे बसाया गया, क्योंकि बेलीजिरेंट कम्युनिटी है, लड़ाई झगड़ा, बाहर नहीं लड़ते तो अंदर ही लड़ते रहते हैं फिर, बिल्कुल। लेकिन बगैर लड़े ये रह नहीं ये सकते। रेस्टलेसनेस के लिए इनको मशहूर किया गया है, मतलब गैजेट्स में अक्सर लिखा हुआ है दे आर लॉलेस। मशहूर के गए तो फिर इनको इस, हाँ तो एक राइटर ने लिखा है कि करीब 1 लाख
उन्होंने लिखा है कि 1,20,000 मेवाती करीब करीब यहाँ पे उस वक्त मौजूद। 1,20,000 इज अ ह्यूज बल्क, मतलब बहुत बड़ा बल्क है यहाँ हाँ, 1 लाख। उन्होंने अब कैसे लिखा है मुझे पता नहीं जी, उसने लिखा है कि 120,000 मेवातीज अच्छा, वर देयर इन इलाहाबाद आई एट दैट थिंक टाइम। जो फ्रेंच तो इनके जो गांव थे वो सब शहर में इसी जगहों पर। और जिस जिस फ्रेंच ट्रैवलर का आपने जिक्र किया, ये किस वक्त में आए थे ट्रैवलर्स? ये 1656 1656। सो टैवर्नियर बहुत मशहूर है। हाँ, दैट हाँ तो ये इलाहाबाद जब इन्होंने विजिट किया था, दैट वाज अ टाइम ऑफ औरंगजेब। इनके अकाउंट्स हैं मौजूद जी। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल टैवर्नियर के हैं। और एट दैट उसने एक एक जगह का लिखा है दरबार कौन कौन से सराय थे। ऑल ब्यूटी अक्रॉस द जी रिवर। खालिद भाई, उस शेर को एक बार और सुना दें, क्योंकि उस टाइम आवाज का बड़ा डिस्टरबेंस था। वो शेर बड़ा अच्छा था जो आपने सुनाया था, लखनऊ के पंजाब। कौन सा? जी जी। तीन तिरबेनी और दो आंखें मेरी, अब इलाहाबाद भी पंजाब है। इलाहाबाद भी पंजाब है। तो इलाहाबाद में भी पांच पांच दरिया बह रहे हैं, तीन तो वो हैं और दो मेरी आंखें हैं। तो ये कॉन्टेक्स्ट क्या शेख इमाम बख्श है? नासिर बड़ा रिवायत। नॉस्टैल्जिया है इस शेर में। हाँ तो ये बस शायर हैं, शायर का तो आपको पता है, यहाँ आए होंगे अपने कुछ शेर। किसी ने कहा होगा इलाहाबाद के ऊपर भी शेर कहा जाए, तो उन्होंने कहा कि भाई तीन दरिया तो यहाँ बह रहे दो हैं मेरे। और दो मेरे बह रहे हैं, गमगीन मैं भी रहता हूँ, रोता रहता हूँ। तो पांच दरिया हो गए तो पंजाब बन गया। ये भी इलाहाबाद पंजाब से कम नहीं है कुछ। अब इलाहाबाद और भी पंजाब है। अक्षत भाई ने एक सवाल बीच में लिखा था, सवाल के आंसर लिखा था। उन्होंने कहा था कि स्वराज भवन ही पहले आनंद भवन था, उसको चेंज करके बाद में नया आनंद भवन बनाया गया। हाँ 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 हाँ, सही है, सही कहा उन्होंने। तो आनंद भवन पहले जब उन्होंने उसको रिहाइश तो उन्होंने उसी में रखी है जो सैयद पाठक साहब वाली, तो वही आनंद भवन। जैन सही भाई है ने, बात ये। मोहित भाई ने पूछा है कि इज देयर अ बुक ऑन ट्रैवलर्स ट्रैवल इन इंडिया? हाँ, ट्रेवेनर्स की बुक है और गालिबन ट्रांसलेट भी हो गई है। वो पहले एक बहुत पुरानी वो ट्रांसलेटेड है जो इंग्लिश में बहुत पुरानी या अंग्रेजी ओरिजिनल में है। अकाउंट तो फ्रेंच में? मैं हाँ, फ्रेंच में था, फिर वो इंग्लिश में ट्रांसलेट हुई है, करीब 1890 के आसपास की है उसको। और वो अब मिलती है, मैं वो नहीं बता दूंगा इनको, और हो बहुत सकता सारी है अगर आप किसी बात सर्च होगा तो आप आपको बता दूंगा। आर्काइव में भी मिल जाए, जो आर्काइव्स होते हैं, मिल जाएगी, में हो मिल सकता है जाएगी। उसका पीडीएफ वर्जन मिल जाए शायद। और कि ये मकाम यहाँ पे था, ये मकाम यहाँ पे था। so Travniers has beautifully और included the details of many accounts of his travels. हाँ, उसने हर जगह का लिखा है कि इस वक्त तो जैसे अब उसने लिखा है कि मुझे कुछ जगहों पर रिश्वत देनी ट्रैवल करने के लिए, कि लोग कहते हैं नहीं अब इस वक्त तुम नहीं जा सकते, दरिया से सफर के लिए रिश्वत देनी पड़ी मुझे। फिर उसके बाद मैं इलाहाबाद पहुंचा, वहां भी मेरी चेकिंग हुई और किस तरीके का शहर है। उसने लिखा है कि फुलवारियाँ क्यारियां बहुत हैं यहाँ पर, फल फूल बहुत अच्छे मिलते हैं। वो उसने जो लिखा है वो डिटेल में पढ़ने लायक है। अच्छा। इलाहाबाद में भी ये भी खुसूसियत है कि इलाहाबाद में सबसे पहली एयर मेल गई है। ये लोग भी भूल जाते हैं, दुनिया की सबसे पहली एयर मेल जो है वो इलाहाबाद शहर में, जब एग्जीबिशन ग्राउंड जहाँ था वहां से नैनी को गई है। 13 किलोमीटर, उसमें 650 लेटर्स थे, उसको लेके एक जहाज इधर से उड़ा है और उस पार जाके नैनी में जाके वो उतर गया है। तो पहली वर्ल्ड की पहली एयर मेल जो गई है वो इलाहाबाद में से ही गई। ओके ओके। हेनरी पिक्वे जो फ्रेंच पायलट था, वो इस जहाज को, क्योंकि इलाहाबाद में एक बहुत बड़ी नुमाइश लगी थी जो कहलाती है द ग्रैंड एग्जीबिशन ऑफ इलाहाबाद, 1910 से 11 तक, दो करीब एक चंद महीनों तक ही चली थी। तो इतनी बड़ी नुमाइश थी कि इसका पूरी दुनिया में शोहरत हुई, और जर्मन प्रिंस भी आए और बहुत से अंग्रेज भी इसमें, इंग्लिस्तान के भी आए। ये मुल्क का तो कोई राजा महाराजा भी नहीं बचा था जहाँ ना आया हो। और उस वक्त की बड़ी बड़ी कंपनीज यहाँ पर जो है उन्होंने स्टॉल्स यहाँ पे लगाए, जैसे आजकल एग्जीबिशन लगते हैं ना जो बोलोने में और यूरोप में ट्रेड फेयर, ये कमोबेश उसी पैटर्न पे थी पूरी। ओके 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 ओके। अच्छा खालिद भाई, ये एक साहब ने तो सवाल ये किया है। एग्जीबिशन इतनी सुविनियर भी निकले। एक जी साहब जी, मोनिस भाई, बिल्कुल आपको रिकॉर्डिंग में इंशाल्लाह कोशिश करूंगा। आप वैसे स्टोरी पे शेयर करूंगा, आप आईजी स्टोरी से इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं, वरना मैं इसे यूट्यूब पे अपलोड करूंगा और लिंक इसका फेसबुक पे खालिद भाई भी शेयर कर देंगे और मैं भी शेयर कर दूंगा। अक्षत भाई ने एक सवाल पूछा है कि शाइस्ता खान की जामा मस्जिद के बारे में कुछ जी। बताएं। शाइस्ता खां की, अक्षत भाई बहुत लर्नेड आदमी है, ये हमको टेस्ट कर रहे हैं क्या यहाँ पे? अ, अक्षत भाई जानते हैं शाइस्ता खां मशहूर था, सिपह सालार था इनका, और यहाँ बहुत दिन तक इलाहाबाद में भी हो रहा, उसके खुतूत भी मिलते हैं। उसने एक मस्जिद बनवाई थी और ये मस्जिद
मुझे वही लगती है, अगर आप गौर करें तो जो सीताराम ने फोटो बनाई है, कभी कभी मुझे लगता है कि ये वही मस्जिद है। और किले के पीछे की तरफ थी ये। और उस गांव जहाँ पे ये बनी थी, उस गांव का नाम भी सादाबाद या सादियाबाद नाम का गांव था, जिस जगह पर ये मस्जिद बनाई गई थी। और फ्लाइट ऑफ स्टेप्स थे इसके अंदर, और शहर के नुमाइंदा जुमे की नमाज पढ़ने लोग, हमने सुना है अपने बुजुर्गों से भी कि बैलगाड़ियों में और घोड़े गाड़ियों में अतराफ के लोग, यानी आप ये यकीन समझिए कि जो गंगा पार के भी लोग, अरैल जो एक जगह है, इरादतगंज एक जगह वहां पे पड़ती है, वहां तक से लोग जामा मस्जिद में अपनी जुमे की नमाज पढ़ने के लिए आया करते थे। और काजी शहर इमाम साहब जो थे वो फिक्स थे, उनकी सैलरी जो है दिल्ली से आया करती थी। और जामा मस्जिद एक बड़ा इम्पोजिंग स्ट्रक्चर था, पास में दरिया बहता था। तो इन्होंने किया क्या कि जब मौलवी लियाकत अली ने इसके बारे में मशहूर हुआ कि इन्होंने साहब तोप यहाँ रख के और किले पे फायरिंग की, क्योंकि यही एक ऊंची जगह थी वहां पर, किले में हमला करने के लिए एक ऊंचा जगह चाहिए थी इनको। तो इनको मस्जिद मिली, उन्होंने मस्जिद पे तोप चढ़ा के और वहां से गोले फेंके। तो इनको अंग्रेजों को खलिश हुई, तो उन्होंने कहा ये मस्जिद को तोड़ दिया जाए। उन्होंने बॉम्बार्ड किया यहाँ पे, फिर उन्होंने इंग्लिश बैरक्स बना दी यहाँ पर, बहुत दिन तक अंग्रेजों की बैरक रही यहाँ पे। फौजी रहा करते रहे, इसके अंदर भी रहे, तो उसको फिर इसको पूरी तरह डिमोलिश नहीं हुई थी, सिर्फ तोप चलाई गई थी, तोड़ा गया था। जैसे आज कंपनी बाग में मस्जिद है, वो टूटी हुई है, पूरी तरह से रेज टू द ग्राउंड नहीं थी। फिर बाद में लेकिन इसको 1858 या 60 में किसी वक्त में पूरी तरह तोड़ दिया गया, या 65 में। फिर उसके कुछ निशानात वहां पे जो है शाइस्ता खान की मस्जिद पे बचे, वही है, बचे हुए यादगार हैं। फिर मुसलमानों को उस तरह जामा मस्जिद मिली नहीं। अभी जो जामा मस्जिद मौजूदा है इलाहाबाद में, ये तो एक मेक शिफ्ट टाइप का है। ये इलाहाबाद जैसी बड़ी आबादी की जामा मस्जिद मालूम नहीं होती, लेकिन चूंकि ये अ, हम कोई रास्ता नहीं था, एक सेंट्रल एरिया में एक मस्जिद बन गई है, तो वो अब मशहूर हो गई है जामा मस्जिद। अदरवाइज हमारी पुरानी मस्जिद वही। खालिद भाई, चौक के क्लॉक टावर के बारे में एक साहब ने सवाल किया है कि चौक का क्लॉक टावर जो है वो कब बना और क्या क्या उसकी बैकग्राउंड चौक का क्लॉक टावर ये अपने सेठ साहब ने बनवाया था, ये जो अपने इलाहाबाद के थे, क्या नाम है उनका, अब नाम नहीं याद आ रहा है इसको। ये एक्चुअली क्या हुआ था, एग्जीबिशन जो हुई लगी थी 1911 में इलाहाबाद में, उसमें एक क्लॉक टावर बनाया गया था। तो वो इलाहाबाद के उस साहब को इतना पसंद आया, उन्होंने उसका रेप्लिका पूरा का पूरा अपने है? चौक में बनवा दिया। आप जो साहब पूछ रहे हैं उनको भी नाम याद होगा उनका। हाँ, तो क्लॉक टावर एक्चुअली वो बना था एग्जीबिशन ग्राउंड, उसका रेप्लिका बनाने उन्होंने यहाँ पर बना दिया जो बच्चा जी, चौक के अक्षत अंदर। भाई ने लिखा है उनका नाम बच्चा जी। ये मुझे अनिबाजी नहीं थे बच्चा जी नाम था। ना, टंडन फैमिली, ये उनका नाम टंडन अक्षत टंडन बता दें। फैमिली से उनका ताल्लुक था। अच्छा। अच्छा, हो सकता है, अच्छा, वो मुझे कह रहे हैं मुझे इतना रामचंद्र याद नहीं आ दास। रहा है इस पर कौन रामचंद्र है, दास लेकिन भी बताया उन्होंने। अच्छा। हाँ, अच्छा खालिद भाई, एक एक चीज मुझे पूछना थी कि देखिए नॉर्थ मुझे, वेस्ट प्रोविंसेस से जब यूनाइटेड प्रोविंस बना तो उस वक्त कैपिटल फिर लखनऊ शिफ्ट की गई, यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एंड अवध की अलग अलग, या ये पहले ही शिफ्ट हो गई थी कहाँ की, जब ये? नहीं नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस की तो 58 में आ गई थी यहाँ पे। नहीं, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस का। 58 में आई है कायदे। हाँ, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस बना, उसके बाद फिर इन्होंने जब यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ अवध एंड आगरा बनाया तब ये कैपिटल शिफ्ट हुई, तब तक इलाहाबाद कैपिटल रहा या कुछ दौर के लिए रहा कैपिटल? कैपिटल था, इलाहाबाद ही था कैपिटल। इलाहाबाद कैपिटल था। तो फिर ये दो कैपिटल बन गई, यूनाइटेड प्रोविंस का एक हेडक्वार्टर आगरा होता था और एक हेडक्वार्टर लखनऊ होता था। इसका कैपिटल इलाहाबाद ही हुआ है। 1902 में बना है ना ये यूनाइटेड प्रोविंसेस ऑफ आगरा एंड अवध। जी 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 जी। नहीं नहीं, मैं उसमें वो तो समझ तो गया। 1921 तक रहा। लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जब यूनाइटेड प्रोविंस हम्म, ऑफ अवध एंड आगरा था तो एक हेडक्वार्टर आगरा होता था और एक हेडक्वार्टर अवध में होता था, ऐसे दो हेडक्वार्टर्स थे इसके? नहीं 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 नहीं, कमिश्नर एक वहां रहता था, हेडक्वार्टर यही था इलाहाबाद, मतलब कैपिटल यही था। अच्छा अच्छा। आगरा बीच में गया है एक्चुअली 1836 में, जब ये फॉर्म किए गए हैं ना सीडेड प्रोविंसेस वाले जो नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस, उस वक्त एक साल इलाहाबाद यहाँ रहा है, फिर इलाहाबाद से वापस चला गया आगरा, हाई कोर्ट और कैपिटल दोनों। फिर 1850 तक आगरा में रहा। फिर 1858 से इलाहाबाद जो आया है तो इलाहाबाद में ही है कैपिटल। ओके 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 ओके। सही सही। और हाँ, फिर घूम फिर लखनऊ के कब शिफ्ट कैपिटल हुआ यही खालिद रहा भाई? है। 1921। 1921 में ही लखनऊ शिफ्ट हुआ, ठीक ठीक ठीक। 21 में लखनऊ गया है। अच्छा। और एक दिन के लिए ये कंट्री का भी कैपिटल हाँ, रहा है वो आपने बड़े इंटरेस्टिंग अकाउंट बताई उस टाइम हमारा 1850। साथी कि एक दिन के लिए 1834 टू 1835। अच्छा।
और एक दिन के लिए ये कंट्री का कैपिटल रहा और यहाँ पे वो डिक्लेरेशन पढ़ा गया, वो मैंने चहल परगना वाले आपके ब्लॉग में पढ़ा है, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि यहाँ इतनी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस, मतलब दिस इज समथिंग वेरी रेयर टू नो। मतलब हिंदुस्तान की तारीख को के धारे को मोड़ने की जितनी चीजें हुई हैं इधर पिछले 250 साल में, एक तो वो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद जी जिसने मुगल को साबित कर दिया कि अब हम इस लायक नहीं है कंट्री को डिफेंड कर सके, और ईस्ट इंडिया कंपनी ने टेक ओवर कर लिया 1770 65 वाला। वो एक कह सकते हैं आपके तारीख साज टाइम था वो, वक्त हुआ है वो इलाहाबाद के किले में ही वो हुआ है। उसके अलावा फिर 1858 में जो प्रोक्लेमेशन है क्वीन विक्टोरिया एज एम्प्रेस ऑफ इंडिया, जिसमें डायरेक्ट गवर्निंग अब जो है क्राउन से हो गई है इंडिया की, वो भी इलाहाबाद में हुआ। और फिर इलाहाबाद यहाँ इतने दिनों नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस का कैपिटल भी रहा, यानी एक जमाने में अजमेर कभी इसी में आता था। हम्म। आप समझ लीजिए गुड़गांव का हिस्सा भी इलाहाबाद के अंडर में था उस वक्त, एक ऐसा दौर गुजरा नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस में ये भी आता पर था। इलाहाबादी का क्या रोल रहा, मतलब किस तरह से उनका रोल रहा उसकी सखावत में, उसके कल्चर में, और वो जो दौर था जिस दौर में वो थे वो मुश्किल दौर। अकबर, अकबर की बात कर रहे नहीं हैं? नहीं नहीं, मैं वो जो शायर इलाहाबाद के इशरत मंजिल वाले। हाँ जी जी अकबर जी जी। इलाहाबादी, अकबर इलाहाबादी, हाँ अकबर इलाहाबादी। तो एक्चुअली सेशन जज थे वो, जज एज ए सेशन जज रिटायर हुए थे, और बहुत जहीन और 3 आदमी थे, बहुत जहीन आदमी थे। और उनकी समझदारी का सबूत उनके शेर हैं, अशार, उनका कलाम पढ़ने से लगता है कि उस वक्त उन्होंने वो बातें की जो आइंदा 50 वर्षों बाद बहुत सी चीजें जाहिर हुई, या कल्चरल चेंजेस, सकाफती तब्दीलियां, या माशरे में आने वाली तब्दीलियां जिस तरह उन्होंने उस वक्त देख ली, फोर्सी कर ली और बताई, उसको वक्त से पहले टोका बताया, वो बहुत वक्त आने पर बिल्कुल सही साबित हुई। बहुत जहीन आदमी थे, फिलोसफर बेंट था, इनकी दोस्तियां अल्लामा इकबाल से, ख्वाजा हसन निजामी साहब से, और शहर जो मुल्क के बड़े बड़े काबिल अदद उलमा कराम से भी थी। शादी के मामलात में थोड़ा सा ये उस मामले में बदकिस्मत रहे, पहले इनकी वाइफ जो थी वो उनसे इनकी बनी नहीं, दूसरी वाइफ से भी इनका टसल चलता रहा। मतलब फिर इनका एक बेटा जो है हाशिम साहब करके था, हाशिम वो बहुत कम उम्र में इंतकाल कर गया, तो फिर इनके मिजाज में गम, हुस्न मलाल बहुत आ गया, शेर व शायरी दूसरे रंग पे आ गई। लेकिन ये लिखते रहे। सर सैयद के एक ज़माने में इन्होंने बहुत मुखालफत की कि ये अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं और ये कोई अच्छा नतीजा नहीं पैदा करेगा, लेकिन बाद में सर सैयद के इंतकाल में एक बहुत जी उन्होंने मुनसिफाना इन्होंने शेर भी रिपेंटिंग कहा शेर लिखे थे, रिपेंटिंग पर्सन। कि सैयद काम करता, हाँ, हमारी बातें ही बातें हैं, सैयद काम करता था, बहुत बड़ी खूबियां थी मरने वाले में। ये इन्हीं का शेर है। हमारी बातें ही बातें हैं, सैयद काम करता था, सैयद काम, हाँ, और बड़ी खूबियां थी मरने वाले में। मरने वाले, शेर इनका है ना बड़ा मशहूर, उसका पूरा भी मैं आपको याद। तो सर सैयद के ऊपर उन्होंने शेर ये कहा, और हमेशा मुखालफत करते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, बहुत मुखलिस आदमी थे, डेडिकेटेड थे, और कौम को अपलिफ्ट करना चाहते थे। तो उस वक्त के लोगों में ये खसूसियत देखी कि वो लोग पर्सनल बुनियाद पे लड़ाई झगड़ा फसाद या जाती रंजिश नहीं रखते थे, फिक्री एक उनके इख्तलाफ था जिसको वो जाहिर करते थे अपने शेरों के जरिए कि साहब हमें ये चीज़ पसंद नहीं है। लेकिन जहाँ तक सर सैयद की ज़ात का ताल्लुक है, उनके इखलास की बात है, तो उसकी वो तारीफ करते थे। और शहर में बहुत मकबूल थे, शहर में बहुत मशहूर थे, शहर का कोई ऐसा काम नहीं था, यहाँ तक कि किसी की बर्थडे भी होती थी तो गुजारिश करते थे कि अगर अकबर साहब आप तशरीफ ले आए, सिर्फ आप तशरीफ, तो कभी कभी वो नहीं जाते थे तो एक पर्ची, एक चिट लिख के भेज देते थे, और उसके ऊपर कोई एक शेर लिखा होता था। किसी का इंतकाल हो गया, चंद दिनों के बाद अगर हाजिर नहीं हो सके, तबीयत ठीक नहीं है, तो एक चिट के ऊपर उन्होंने एक शेर लिख के भेज दिया। मतलब अलग, इस तरह किसी की हाउस वार्मिंग पार्टी है मतलब when we talk about the तो cultural vibes, लोग उनको ऐसे when we talk about the cultural vibes of Allahabad, the space of Akbar Allahabadi is quite big. बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा काम है, और आज तक इलाहाबाद एक तरह से उनके नाम और उनके काम को कैश करता जा रहा है। उनके उनके बराबर शख्सियत फिर बाद में पैदा नहीं हुई इलाहाबाद में, लिटरेरी सीन पे उनकी जैसी शख्सियत फिर पैदा नहीं हुई। राज इलाहाबादी एक शायर हुए, बहुत मशहूर हुए, और बहुत से अदीब हमारे यहाँ हुए, शमसुर रहमान फारूकी साहब हैं और दीगर लोग हैं, लेकिन अकबर इलाहाबादी को कोई नहीं पहुंचता है। नोबडी कैन चलिए टच हिम। किसी दिन मैं इसलिए टॉपिक पे बात कर रहा था, किसी दिन इलाहाबाद के अदीबों पे बात करेंगे, क्योंकि उसमें आपके दादा परदादा का भी एक नाम आता है हाँ बड़ा जी, अच्छा, आजम साहब का। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। जी।
और उसके अफसाना निगारी में उनका अपना एक मतलब बैकग्राउंड है। और जब हम बात करते हैं इलाहाबाद के बिल्कुल पुराने लोगों में, तो वो सबसे अव्वल अफसाना निगारों में से हैं आजम करीबी साहब। और जी हाँ, जी हाँ। तो जो शुरू के फननिगार हैं उन्हीं में उनका शुमार बिल्कुल वन होता ऑफ है। द अर्लीस्ट हैं। उसके बाद अकबर तो कोई शक इलाहाबादी नहीं। साहब शेरों में आते हैं। अर्लीस्ट है। और फिर आप कॉन्टेम्प्रेरी डेज में बहुत बड़े अकबर इलाहाबादी साहब जो थे, हाँ, 1921 में इनका इंतकाल हो गया था। अकबर 1921 में इलाहाबादी इनका साहब। इंतकाल हुआ। इनकी याद में एक रसाला भी थी निकाला। हाँ, वो रसाला अकबर कहलाता था और वो 1925 में निकला था। वो भी चंद बरस चल के रह गया, तो वो हम उसमें भी हमारे जो दादा थे वो उसमें एडिटर थे। वो आपके रसाला दादा भी, एडिटर उसके थे? कुछ कॉपीज मेरे पास हैं अभी। हाँ, एडिटर थे। वो रसाला उन्हीं लोगों ने निकाला था। जो दोस्तों के जो नौजवान थे उन्होंने एक अंजुमन बनाई थी, अंजुमन दारुल अदब। उसके जेर एहतमाम जो है वो ये रसाला निकाला करते थे। और वहाँ वीकली डिस्कशंस हुआ करते थे। छोटी लाइब्रेरी कायम की गई थी। तो एक रसाला ये अकबर बहुत अच्छे स्टैंडर्ड का निकला था और चंद बरस चल के फिर ये बंद हो गया। अच्छा, इब्ने सफ़ी भी यहीं के थे खालिद भाई? इब्ने सफ़ी नारा के रहने वाले थे। यहाँ से 60-65 किलोमीटर दूर एक कस्बा है नारा, वहाँ के रहने वाले थे ये। और इलाहाबाद में पढ़े थे और जासूसी नॉवेल लिखने की शुरुआत, और जिस अंदाज में पहले जो नॉवेल्स थे वो भोंडे और फोहश किस्म के नॉवेल लिखे जाने लगे थे उर्दू में, लोग उसकी तरफ राग़िब हो गए थे। लेकिन इब्ने सफ़ी का कारनामा ये है कि उन्होंने अपनी दिलचस्प कलम में इस किस्म की उन्होंने नॉवेल लिखे कि तमाम नौजवान बूढ़े बच्चे यकसा तौर पर उसकी तरफ लपके। और उन्होंने एक इतना बड़ा हल्का पैदा कर दिया हिंदुस्तान पाकिस्तान में कि उसमें हिंदी ट्रांसलेशन आते थे। यानी आप समझ लेंगे 1970s तक और 80s तक इनके नॉवेल यहाँ से पाकिस्तान जाते थे। लोड्स के लोड्स यहाँ से जाया करते थे। कॉपीज होती थी, नकलची लोग पैदा हो गए, नकल उसकी बना बना के बेचने वाले जो है लखपति हो गए। तो इन्होंने दो कैरेक्टर बनाए अपने, कर्नल फरीदी, हमीद, और इस तरह के कैरेक्टर क्रिएट किए। और इन्होंने कहीं से इन्होंने इंप्रेशन नहीं लेकर बल्कि असली अपने तौर पर देखा जाए इन्होंने पैदा किया। और बहुत बहुत कहना चाहिए नहायत टैलेंटेड आदमी था। असरार असरार अहमद नाम था इनका, असरार अहमद नारवी। और इब्ने सफ़ी के नाम से ये मशहूर हुए। नारा के रहने वाले। नारा एक बड़ा इल्मी कस्बा रहा है जहाँ के एक मशहूर शायर नूह नारवी भी गुजरे हैं। आपने उनके भी खालिद नाम भाई क्या सुना नाम हो। बताया आपने उनका? बहुत मशहूर शायर गुजरे हैं उनके। नूह नारवी। नूर नारवी। अच्छा, नारा की वजह से नारवी थे बेसिकली। नूह 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 नारवी। नूह, हाँ। नूह नारवी। ओके। हाँ, उनके गजलें वगैरह गाई गई हैं। आप बड़े वो बड़े खुश नसीब होते हैं आप जिसके करीब होते हैं, इस किस्म की जो उनकी गजलें भी गाई गई हैं। जगजीत सिंह वगैरह ने भी गाई हैं। नूह नारवी बहुत बड़ा नाम है। नूह नारवी। 1960-63 तक वो रहे यहाँ। ओके। तो हाँ, नूह नूह नारवी। खालिद भाई बहुत बहुत शुक्रिया इस वक्त का। माशाल्लाह बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, टेक्निकल ग्लिचेस थे, पता नहीं ये क्यों इन्होंने बंद किया हुआ इंस्टाग्राम की वीडियो चैट्स को। लेकिन हाँ, कुछ है हालांकि इसमें, हमारे कुछ यहाँ से इश्यूज हैं चल ऐसा रहा है। लग रहा हमने है। स्कॉटलैंड बात की, इंडिया बात की, बाकी जगह बात की, सब सही चल रही है बिल्कुल। लेकिन ये आपके साथ जब बात हाँ, हमारे होता यहाँ है तो दिक्कत प्रॉब्लम होगी। हो जाती है। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह जी जी बहुत जी। बहुत अच्छा रहा एंड वेरी प्रोडक्टिव सेशन। मैं राज इलाहाबादी के इन अशार के हाँ साथ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इजाजत जी जी। चाहूंगा कि लज्जत गम बढ़ा दीजिए मेरा दामन, लज्जत गम बढ़ा दीजिए, लज्जत बफरिंग हो रही है गम जब बढ़ा तक। दीजिए आप फिर मुस्कुरा दीजिए मेरा दामन बहुत साफ है कोई तोहमत लगा दीजिए। मेरा दामन बहुत साफ इन है। अंधेरों में कब तक रहें, इन अंधेरों में कब तक रहें, फिर कोई घर जला दीजिए। फिर कोई घर जला दीजिए। बेहतरीन बेहतरीन। एक समंदर ने आवाज दी मुझको पानी पिला दीजिए। एक साथ। लज्जत गम बढ़ा दीजिए आप फिर मुस्कुरा बस दीजिए। खालिद भाई आज आपने इजाजत दीजिए रेहान भाई, बहुत 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 शुक्रिया। शुक्रिया खालिद भाई, आज आपने हमें इल्म का समंदर पिला दिया। जब इलाहाबाद पे इतनी तफसीली बातचीत और इतनी मालूमात अपनी ज़िंदगी में पहली बार हासिल हुई। किताबें पढ़ने से वो मज़ा नहीं आता जो इस तरह से आता है। अक्षत भाई बहुत बहुत शुक्रिया, और बाकी तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है खालिद भाई, अल्लाह हाफिज़, आदाब, खुदा हाफिज़।